हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अकबर का दूसरा मेवाड़ अभियान यानी कि महाराणा प्रताप से अकबर का संघर्ष यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 में अकबर द्वारा लड़ी गई। तो अकबर के मेवाड़ अभियान पर इसके पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था कि राणा उदय सिंह के खिलाफ 1568 में अकबर ने पहला मेवाड़ के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और फिर उस युद्ध में भयंकर संघर्ष हुआ। अकबर ने बहुत रक्तपात किया और भारी नरसंहार किया। जयमल और फत्ता की बहादुरी उस युद्ध में मारे गए और फिर चित्तौड़ के किले पर अकबर का कब्जा हो गया। फिर उसके बाद की घटनाएं अब कैसे हुआ मेवाड़ के साथ, फिर राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद, और फिर कैसी परिस्थितियां रहीं जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं, वह सब तो आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे। तो पिछली वाले वीडियो में हमने बताया था कि राणा उदय सिंह जब मेवाड़ के चित्तौड़ के किले से निकल जाते हैं, फिर उसके बाद 1572 में जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद क्या हुआ कि अभी यह घटनाएं बता रहा हूं हल्दी घाटी के युद्ध से पहले की कि कैसी परिस्थितियां थी, और यह परीक्षा की दृष्टि से ही है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हल्दी घाटी की लड़ाई में उसमें कैसी घटनाएं घटी, वह सब। तो 1568 के बाद राणा उदय सिंह उस किले से बाहर निकल गए थे और 1572 में जाकर के 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। (1572) में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और फिर राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह चाहते थे कि उनके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया जाए उनका, और फिर जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को अनुपयुक्त समझा, यानी कि जो जगमाल था वह राजा बनने के लायक नहीं था। फिर जगमाल को हटा करके वहाँ के सामंतों ने राणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया, उनको राणा घोषित किया। तो यह हुआ उदय सिंह के उत्तराधिकारी जगमाल को राजा बनाया गया। लेकिन जैसा कि बताया कि मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को जब शासन के लिए अनुपयुक्त समझा, यानी कि उनमें उतनी योग्यता नहीं थी, तब उनको हटा करके राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। मेवाड़ के सामंतों द्वारा राणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाया गया। अब राणा प्रताप जब मेवाड़ के राणा बन गए, उसके बाद जगमाल ने क्या किया कि जगमाल को इससे बहुत अपमानित महसूस हुआ और जगमाल ने उनको यह अच्छा नहीं लगा कि उनको हटा दिया गया, और फिर जगमाल ने जा कर के अकबर के दरबार में शरण ली और फिर वह अकबर के अधीन हो गए। और फिर अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर भी प्रदान की और अपनी शरण में ले लिया। तो जगमाल यहाँ से नाराज होकर के अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के दरबार में अकबर की सेवा में चले गए, यह हुआ। और फिर जगमाल को ही इनको जहाजपुर की जागीर अकबर ने दे दी। जहाजपुर की जागीर अकबर ने दी। यह भी पूछा गया है कि जगमाल को, यह जानते रहे घटनाएं, क्योंकि पहले आरपीएससी में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में, दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है कि जब राणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी थे जगमाल, लेकिन जगमाल को जब हटाया गया मेवाड़ के सामंतों द्वारा, तो जगमाल यहाँ से नाराज होकर के अकबर के सेवा में गए और अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर प्रदान की और उन्हीं की सेवा में रहने लगे। अब मेवाड़ के खिलाफ
1574 और 76 में अकबर बंगाल और बिहार को जीत चुका था और पुनः अब वो मेवाड़ की तरफ मुड़ा। और मेवाड़ में उस समय अब राणा प्रताप मेवाड़ केसरी उस समय मेवाड़ के राणा हैं। तो अकबर ने सबसे पहले मेवाड़ को जीतने से पहले या फिर मेवाड़ अभियान से पहले उसने 4 लोगों का एक दूत मंडल राणा प्रताप के खिलाफ भेजा कि राणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर लें, जैसे अन्य दूसरे राजपूत राज्यों ने किया है राणा प्रताप के खिलाफ। तो वो 4 दूत मंडल कौन से थे उसके विषय में जानते हैं, क्योंकि यह क्रम वाइज पूछा गया है। और राणा प्रताप ने वही किया जो राणा उदय सिंह ने किया था, अधीनता नहीं मानी। फिर उसके बाद क्या हुआ इसको देखते हैं। तो राणा प्रताप को कर्नल टाड ने मेवाड़ केसरी कहा है। कर्नल जेम्स टाड, जिसने राजपूतों पर द एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी है, उसी ने लिखा है राणा प्रताप को कर्नल टाड मेवाड़ केसरी कहता है, मेवाड़ केसरी। और राणा प्रताप के एक उपनाम भी है जो जानते रहें, जो की का एक उपनाम है, यानी कि एक छोटा लड़का, ऐसा राणा प्रताप के विषय में कहा गया है। फारसी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी कहते हैं कि उसने हर जगह राणा प्रताप के लिए की का शब्द ही इस्तेमाल किया है। की का मतलब है एक छोटा लड़का। तो ये घटनाएं हैं। अब जब जगमाल अकबर की सेवा में चला गया और अकबर ने मेवाड़ के लिए राणा प्रताप को अपने दरबार में सर झुकाने के लिए और अपनी अधीनता मनाने के लिए 4 लोगों का एक दल भेजा, तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे इसको देख लेते हैं। तो राणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे बारी बारी से कि राणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर लें। फिर वो 4 दूत मंडल कौन से थे इनको क्रम से जानते रहें। तो इसमें आगे हुआ कि अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे। ये चारों कौन कौन से थे? तो इनमें सबसे पहले यही 4 लोग इस दूत मंडल में शामिल थे। इसको ऐसे याद रखें जमान भट्ट से। अभी मैं इसको बताता हूँ इन 4 लोगों में कौन थे। यह कई बार पूछा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राणा प्रताप के खिलाफ 4 दूत मंडल कौन कौन से थे। 4 लोग जो राणा प्रताप को मनाने के लिए गए थे। 3 में जमान भट्ट, एक नाम से याद रखें, ये चारों याद हो जाएंगे। तो इसमें जमान भट्ट में यह ज है जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची पहला व्यक्ति है। और फिर इसमें दूसरा म से जमान, ये मान सिंह हैं, राजा मान सिंह। मान सिंह के बाद भ से ये हैं भगवंत दास। भगवंत दास के बाद अंत में ट से, आप जानते हैं अकबर के समय में महत्वपूर्ण थे टोडरमल। तो ये कुल 4 लोग थे बारी बारी से, और उनका क्रम भी यही था। सबसे पहले जलाल खां कोरची भेजा गया, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। तो यही चारों लोग बारी बारी से भेजे गए, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और ये चारों दूत मंडल भी बारी बारी से लौटा दिए गए। फिर उसके बाद अब हल्दी घाटी की लड़ाई इसके बाद अनिवार्य हो गई। तो अब हम हल्दी घाटी के युद्ध की घटनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह किनके बीच शुरू हुआ इसके देखते हैं। तो इसमें एक तरफ महाराणा प्रताप और उनके उप सेनापति हकीम खान सूर थे ही। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ थे महाराणा प्रताप, थे और इनके उप सेनापति
उप सेनापति हकीम खां सूर, एक तरफ महाराणा प्रताप, हकीम खां सूर, और दूसरी तरफ मुगल सेना की ओर से राजा मान सिंह थे मुख्य सेनापति। राजा मान सिंह थे और राजा मान सिंह के उप सेनापति थे आसफ खान। तो यह कुल इस तरह की घटना थी। राणा प्रताप और उनके उप सेनापति हकीम खां सूर। हकीम खां सूर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसके विषय में बहुत पूछा गया है। राणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर लड़ते हुए मारा गया था। राणा प्रताप ये हकीम खां सूर है और दूसरी तरफ मान सिंह जो अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और आसफ खान है। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इसको एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसकी जो व्यूह रचना है, यानी इस युद्ध की जो पूरी तैयारी है, पूरी रणनीति है, अकबर ने यह अजमेर में मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। तो यह भी जानते रहें। तो हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना, हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर में रची थी। तो हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर में रची थी। अब हल्दी घाटी युद्ध को या इस मैदान को फारसी इतिहासकार जो अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं, उनका इस स्थान के विषय में, इस युद्ध के विषय में अलग अलग हैं। हम इसको जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो बनास नदी राजसमंद जिले में लड़ा गया, लेकिन अकबर के इतिहासकार अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है। तो अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है और अब्दुल कादिर बदायूनी जो इस युद्ध में भी लड़ रहा था गाजी की उपाधि के लिए, वह इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। तो हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है। अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है और बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। बदायूनी जो है इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है और कर्नल जेम्स टाड जो हैं, जिन्होंने राजपूतों पर जो किताब हमने बताई कि एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है, कर्नल टाड ने लिखा है कर्नल टाड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो इस युद्ध, इस घटना के विषय में, जैसा कि हल्दी घाटी हम जानते हैं राणा प्रताप और अकबर मान सिंह के बीच, पर फारसी इतिहासकार अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहता है और बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। कर्नल टाड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। अब इस युद्ध की घटनाओं में अब आगे हम देखें तो शुरुआती समय में अकबर, महाराणा प्रताप और हकीम खां सूर दोनों बहुत वीरता से लड़ते रहे और मुगल सेना को बहुत पीछे धकेल दिया था और लग रहा था कि राजपूत सेनाएं मुगल सेना पर हावी हो जाएंगी और काफ़ी बढ़त महाराणा प्रताप को मिल गई थी। लेकिन तभी अचानक से यह सूचना मिली कि अकबर भी एक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के मैदान में स्वयं आ रहा है, क्योंकि इसके पहले तो मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ही कर रहे थे, इस युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। लेकिन जब अकबर के आने की सूचना मिली कि अकबर भी एक टुकड़ी के साथ आ रहा है, तब फिर मुगल सेनाओं का मनोबल काफ़ी बढ़ गया और राजपूत सेनाओं में काफ़ी खलबली मच गई कि अब कैसे होगा। तो अंततः फिर जैसे राणा उदय सिंह मेवाड़ के पहले अभियान में जो 1568 में
मेवाड़ के अन्य जो सरदार थे उन्होंने राणा उदय सिंह को उस किले से बाहर निकाल लिया था। यहाँ भी वही हुआ कि महाराणा प्रताप को वहाँ के लोगों ने किले से बाहर निकाल दिया और वह किले से बाहर चले गए। तो जब महाराणा प्रताप वहाँ से बाहर चले गए तो बड़ी सादड़ी का झालामान वह महाराणा प्रताप का राजकीय छत्र धारण करके लड़ने लगा और यह कहने लगा कि वह स्वयं महाराणा प्रताप है। और फिर अंत तक वह लड़ता रहा। और इस युद्ध में, हालांकि इस युद्ध को कोई निर्णायक युद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप को न हराया जा सका और न मेवाड़ को पूरी तरह से कुचला जा सका, लेकिन कई वीर योद्धाओं ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई, जैसे कि हकीम खां सूर भी इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से राजपूतों की भांति वीरता से लड़ते हुए मारा गया। कई अन्य राजपूत सरदार थे, सीदड़ी का झालामान भी, अन्य दूसरे राजपूत लोग भी इस युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मारे गए। तो लेकिन कोई निर्णायक मामला नहीं हुआ और कई इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं इस युद्ध में रहीं, लेकिन महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई निर्णायक अभियान यह नहीं था, क्योंकि वह इस युद्ध से बाहर चले गए और फिर बाद में इस युद्ध का नेतृत्व मुगल सेना के खिलाफ वो लड़ते ही रहे हमेशा से। और फिर आगे की घटनाएं जो हुई उसको हम देखते हैं। और राजस्थान के इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। इसका एक प्रमाण और बताते हैं कि इस युद्ध के बाद जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खान को मुगल दरबार में आने से मनाही कर दी अकबर ने। और इतिहासकार इस बात को दिखाते हुए यह तर्क देते हैं कि यह वही वजह थी कि यह दिखाता है कि मुगल सेना पूरी तरह से हार गई थी, क्योंकि राजा मान सिंह और आसफ खान को भी कुछ समय के लिए मुगल दरबार में आने से रोक दिया गया। तो यह सब घटनाएं हल्दी घाटी के युद्ध की हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो कुछ और तथ्यात्मक चीज़ें हैं इस युद्ध से संबंधित, जैसा कि हकीम खां सूर जो है, हकीम खां सूर का मकबरा जो है यह खमनौर में है। खमनौर में मकबरा, यह भी पूछा गया है कि हकीम खां सूर का मकबरा कहाँ है, तो यह खमनौर में है। और उसके बाद इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ एक भील जनजाति ने भी दिया था। तो मेरपुर के जो राणा पुंजा थे उन्होंने भील सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो वह भी जानते रहें कि भील सेना का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया। राणा पुंजा ने भील सेना का नेतृत्व किया और इसमें राणा प्रताप का साथ दिया। फिर यहाँ हल्दी घाटी के मैदान से राणा प्रताप के निकलने के बाद उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी, अस्थायी राजधानी बनाई और वहाँ पर छापामार प्रणाली से मुगल सेना से काफ़ी लंबे समय तक लड़ते रहे। और अकबर भी बीच बीच में कई अभियान अकबर ने महाराणा प्रताप को कुचलने के लिए, उनको पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए, उनका सर झुकाने के लिए कई दूसरे बाद में भी अभियान करता रहा। लेकिन महाराणा प्रताप जब तक जिंदा रहे उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। और मेवाड़ ने भी, मेवाड़ एक अकेला ऐसा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। ईडर के राय नारायण दास के खिलाफ अकबर ने अली कुली खान को भेजा। अली कुली खान को भेजा। अब 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर के दर्रे पर आक्रमण किया। 1582 में दिवेर के दर्रे पर आक्रमण किया। 1582 में महाराणा प्रताप ने अपनी फिर से शक्ति को संगठित किया और फिर कई अपने ठिकानों को अपने उसमें लेने लगे, अपने कब्जे में।
तो 1582 में दिवेर का दर्रा जो मुगलों के अधीन था उस पर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया और यहीं पर जो दिवेर का युद्ध है इसे कर्नल टाड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। यह भी पूछा गया है कि किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, तो वह दिवेर का युद्ध है। दिवेर का युद्ध, इसे ही मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टाड ने ही इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, यह भी जानते रहें। कर्नल टाड ने ही इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो 1582 के बाद 1584 में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को राणा प्रताप के खिलाफ पुनः भेजा। 1584 में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को राणा प्रताप के खिलाफ भेजा। राणा प्रताप के खिलाफ भेजा। यह हुआ 1584 में। और फिर 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई। चावंड को राजधानी बनाई। फिर काफ़ी समय तक मुगल सेना से वह लड़ते रहे। 1597 में एक जकड़े हुए धनुष को खींचते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से महाराणा प्रताप का अंत हो गया। लेकिन जब तक जीवित रहे वह मुगल सेना से लड़ते रहे और 1597 में एक जकड़े हुए धनुष को खींचते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो कार्यभार है, मेवाड़ के राणा उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने उसका नेतृत्व किया, मेवाड़ का जो है। और फिर जहांगीर के समय ही हम उसको देखेंगे आगे कि जहांगीर के समय जो 1615 में एक संधि हुई जिसके तहत राणा अमर सिंह ने अपने बेटे करण सिंह को मुगल राज दरबार में यानी कि जहांगीर के दरबार में हाजिरी लगाने दिया और राणा कर्ण सिंह को 5000 का मनसब भी मिला। लेकिन राणा अमर सिंह को व्यक्तिगत अधीनता से मुक्त कर दिया गया। तो यह बात की घटनाएं हैं।